inflammation, further types of inflammation. So we will take just 2 minutes break over here, so I will get your questions and then we can start types of inflammation further. Okay ji, if you have any questions you can raise your hand, so I will try to address your questions. Okay ji, I will take questions from Muhammad Ziad. अच्छा जी, मोहम्मद ज़ियाद, आप हमें बताएं जी, आपको समझ आ गई है जो आज पढ़ा हमने? मोहम्मद ज़ियाद, आपको अनम्यूट कर दिया गया। आई थिंक मोहम्मद ज़ियाद इज़ नॉट हियर, और जस्ट इसने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है और कहीं और है जी। मोहम्मद सुहेल, आई एम नोटिंग ऑल दीज पीपल जी। मोहम्मद सुहेल, सुहेल आपको समझ आ गई जो आज हमने पढ़ा है अभी तक? सुहेल। यस सर, जी जी सर। आपको समझ आ गई जो आज हमने पढ़ा अभी तक? जी सर। ओके जी, आप बताएं हमें इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग को कहते हैं। आप कहोगे स्वेलिंग तो उसकी एक साइन है, आप कहोगे इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पार्टिकुलर स्टिमुलस। समझ आ गई है? यस सर। स्वेलिंग को नहीं कहते, ठीक है? स्वेलिंग एक साइन है इन्फ्लेमेशन का। ओके जी, फर्दर कुदसिया मलिक जी। कुदसिया, आई एम गोइंग टू अनम्यूट, प्लीज लेट अस नो। आपको समझ आ गई है जो आज हमने पढ़ा है? जी कुदसिया, शी इज ऑल्सो बिजी समवेयर। अच्छा जी, दैट्स नॉट फेयर। नूर फातिमा जी, नूर फातिमा आप हमें बताएं, आपको समझ आ गई है? यस सर। अच्छा जी, तो आप हमें ये बताएं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस क्या है? सर जो इन्फेक्शन होता है वो इन्वेरियंस ऑफ बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जी ठीक जी, है, हार्मफुल माइक्रोब्स, और जो इन्फ्लेमेशन होता है द बॉडीज रिस्पॉन्स इनटू अ ट्रॉमा और इन्वेजन। गुड जी, वंडरफुल। अच्छा, और हमें बता दें इसके अलावा, अच्छा जी, हीट हीट फिजिकल एजेंट है या केमिकल एजेंट है फॉर काजिंग इन्फ्लेमेशन? सर किसका पूछा? मैंने कहा हीट जो है, हीट फिजिकल फिजिकल एजेंट। गुड जी, गुड, थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम लेंगे फ्रॉम बॉय साइड, और बॉय साइड में से जियाउद्दीन जी। जियाउद्दीन, आप हमें बताएं, आपको समझ आ गई है जी? जी सर, काफी समझ आई है। समझ आ गई है जो कुछ पढ़ा है हमने? जी सर। ओके, तो आप हमें 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन बता दें। सर ये फीलिंग होती है कि जिस ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं जी, और कौन कौन से साइंस है? स्वेलिंग है सर, जी। लॉस ऑफ फंक्शन, और ये जस्ट इंडिकेट डिजीज करता है। अच्छा जी, और पेन भी होगा, ठीक है, और रेडनेस वगैरह, ठीक है? जी। ओके जी, गुड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे जाके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जी, हम डिस्कस करते हैं। So mainly there are 2 types of inflammation. The first one is acute and the second one is chronic. Acute inflammation is actually a short term और short duration inflammation, कि आपकी बॉडी को सपोज कोई स्टिमुलस इंटरेक्ट किया बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, और फौरन से आपकी बॉडी ने या तो पेन हुआ आपको या स्वेलिंग शो की और फिर कुछ टाइम के बाद खत्म हो गई। सो दैट मीन्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन। योर बॉडी हैव शोन अ रिस्पॉन्स फॉर अ शॉर्टर टाइम इंटरवल। And acute inflammation represents the early body reaction followed by healing. और इन जो acute inflammation है उसमें healing जल्दी हो जाती है, क्योंकि if your body is interacting with a particular stimulus and your body have shown that response, और response जो कि acute inflammation था, और उसके बाद body ने healing का process जो है वो start कर दिया। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मींस लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, और पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें बहुत ज़्यादा देर के लिए जो स्टिमुलस है वो बॉडी में मौजूद रहेगा या उसका इंटरेक्शन बॉडी के साथ रहेगा। मिसाल के तौर पे इफ़ देयर वाज अ हीटेड
स्लाइड, कोई भी ग्लास स्लाइड है जो कि हीटेड ग्लास स्लाइड है, आपने अगर उसको 2 मिनट के लिए अपने हाथ में पकड़ लिया तो इस मीन उस टाइम पे क्या हुआ कि फौरन से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, आपकी बॉडी ने पेन शो किया और वार्मनेस शो की और उसके अगेंस्ट वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, दैट वाज अ acute inflammation. But if you will be catching a fire based substance or heated glass light for a longer time interval, then there will be chances you will be persisting inflammation for a longer time interval. कि आपने 10 मिनट के लिए अगर वो ग्लास लाइट, हॉट ग्लास लाइट हाथ में पकड़ ली तो इसमें 10 मिनट तक आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन शो करेगी और उससे ज़्यादा टाइम, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग होती रहेगी, वहाँ पे रेडनेस रहेगी, तो वो महीनों तक चलेगी. तो इट्स मीन दैट विल बी अ chronic inflammation. Another variant, chronic active inflammation, stimulus in such that it includes chronic inflammation from the beginning. अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये वाली. क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन एक टर्म है. इस टर्म में इससे मुराद ये है कि आपने स्टिमुलस, आपकी बॉडी में स्टिमुलस इंटर हुआ और वो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए मौजूद है. जलने के केस में तो ये होता है कि आपकी बॉडी के साथ किसी स्टिमुलस का इंटरेक्शन हुआ और आपने फौरन बॉडी दूर कर ली उस स्टिमुलस से, जिसकी वजह से तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ. लेकिन क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सपोज, वो बॉडी में इंटर हुआ और फिर वो रिमूव नहीं हुआ, वो वहाँ पे मौजूद है फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. ये स्टार्ट से लेकर एंड तक ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आएगा, इसमें कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की स्टेज नहीं होगी. एक्यूट इन्फ्लेमेशन से मुराद ये होती है कि जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ फॉर शॉर्टर टाइम और बीच में ब्रेक आ गई, बीच में वो इन्फेक्शियस एजेंट क्लियर हो गया. लेकिन ऐसे हो कि इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में इंटर हो, बीच में ब्रेक आए और फिर वो इन्फेक्शियस एजेंट दोबारा एक्टिव हो जाए, तो उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहेंगे. लेकिन ऐसे हो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में इंटर हो और वो एक्टिव ही रहे, वो बीच में ब्रेक ना आए, वो स्टॉप ना हो उसकी एक्टिविटी, सो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रिकग्नाइज्ड एज chronic active inflammation. So everyone should keep this in mind because this is important from पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. आप अपने पास नोट भी कर लें, क्योंकि मैं एडवांस में बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती हैं, तो आपने इनको माइंड में रखना है. ओके जी, यहाँ पे आपको दिखाया गया एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक पिक्चर में, एक डायग्राम में दिखाया गया आपको डिटेल में. सी ओवर हियर, देयर इज अ इंजरियस स्टिमुलस और इन्फेक्शियस एजेंट, राइट. और इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे टिश्यू डैमेज किया है इसने. अब टिश्यू में यहाँ पे जो डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलिज थी, इन्होंने रिस्पॉन्स शो किया, और रिस्पॉन्स शो होने में क्या हुई, यहाँ पे रेडनेस हुई और ये स्वेलिंग हो गई, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेमेशन. अब ये यहाँ पे जितना डैमेज हुआ, रप्चर हुआ, ये कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, दे विल रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे, और उन सब्सटेंसेस के रिलीज होने की वजह से यहाँ पे हीलिंग हो जाएगी. और हीलिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म है कि पहले वहाँ पे कैलस ब्लड के सेल्स आके जमा हो जाएंगे, ब्लड सेल्स जमा होंगे, क्योंकि रेडनेस है यहाँ पे, तो रेडनेस तभी हुई है क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज आ गए थे, और आरबीसीज की ब्रेकडाउन हुई थी, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ था, और ब्रेकडाउन होने के बाद आरबीसीज यहाँ पे कम्युलेट हो जाएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, यहाँ पे सेलुलर एग्रीगेशन हो जाएगी, और एग्रीगेशन के बाद यहाँ पे कैलस बन जाएगा, और इस तरह से healing हो जाएगी. So this is actually a summary of acute inflammation and it will be happening within very shorter time interval. ठीक है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत ही जल्दी ये हीलिंग का प्रोसेस हो जाएगा. ओके जी, फर्दर है, नेक्स्ट हम देखते हैं जाके acute inflammation को. So the main feature of acute inflammations are accumulation of fluid and plasma at the affected site. कहीं पे भी चोट होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्लाज्मा एक्युमुलेट हो जाएगा. अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड. आपके जो ब्लड है, ब्लड का जो वाटरी पोर्शन है, दैट विल एक्युमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी. ओके, देन इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, सॉरी इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स. फिर वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुई थी, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा आएगा और फिर प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और प्लेटलेट्स आके वहाँ पे एग्रीगेट कर लेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लॉटिंग या रिपेयरिंग. तो फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स आ गए और प्लेटलेट्स ने आके वहाँ पे क्लॉटिंग या कोगुलेशन कर ली. फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ के पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज्म है, उसका रिपेयर मैकेनिज्म है. रिपेयर मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, plasma cells will come there at the site of injury, and then platelets will come there, then they will cause
coagulation, and after that there will be interaction of or incoming neutrophils will come there, and neutrophils आने के बाद वहाँ पे neutrophils उसमें से अगर कोई infection है वहाँ पे तो उसको भी clear कर देंगे, और इस तरह से बॉडी में बहुत ही छोटे टाइम के दौरान वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, और इस तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन विल बी फॉर अ शॉर्टर टाइम, and body have shown its protective response by releasing plasma fluid as well as by releasing platelets as well as by releasing neutrophils to clear that stimulus impact, कि जहाँ पे स्टिमुलस ने इंटरेक्ट किया था और कोई भी वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट किया था, इंजरी की थी, तो उसको ओवरकम या रिमूव किया जा सकेगा वाया एक्यूट इन्फ्लेमेशन. Further, here is the mechanism or events of acute inflammation. Acute inflammation is divided into following two events. The first one vascular events and the second one is cellular events. तो acute inflammation में जो body response शो कर रही है उसको हम दो events में define करेंगे, दो तरह से. एक तो vascular events. अब वेस्कुलर इवेंट्स में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होगा, वेस्कुलर इवेंट्स में वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी और वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स आ जाएंगे. फिर प्लाज्मा सेल्स के बाद फर्दर हम लोगों के पास प्लेटलेट्स आएंगे और प्लेटलेट्स के बाद फिर न्यूट्रोफिल्स आएंगे. इसी तरह हम सेलुलर इवेंट्स की भी बात करेंगे. तो फर्स्ट, द टू इवेंट्स आर फॉलोड बाय इंटरमिटेंटली बाय रिलीज ऑफ मेडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर इवेंट्स में यहाँ पे आप देखें तो आर्टीरियल चेंजेस, आर्टीरियल चेंजेस के आर्टरीज में चेंजेस आएंगी. फिर विन्यूलर चेंजेस की जो विन्यूल्स हैं, वेन्स जब डिवाइड होती हैं तो वो फर्दर विन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं. तो विन्यूल्स और आर्टरीज जब होती हैं तो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होती हैं. तो आर्ट्रियोल्स और विन्यूल्स में चेंजेस आएंगी और वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगी. ठीक है, वेजोडाइलेशन का मतलब ये है कि विन्यूल्स और जो आर्टरीज हैं वो फैल जाएंगी. जब फैल जाएंगी तो वहाँ पे हाइपरीमिया, हाइपरीमिया मीन्स आर्टरीज जब फैलेंगी तो आर्टरीज में तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो आरबीसीज होंगे, तो आरबीसीज मौजूद हैं. तो वहाँ पे जब आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी या डायलेट होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा आरबीसीज एक्युमुलेट हो जाएंगे. जब ज़्यादा आरबीसीज एक्युमुलेट होंगी तो वहाँ पे आपको रेडनेस, जो रेड कलर है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज मीन्स द फर्स्ट वेस्कुलर इवेंट which is happening and which shows hyperemia, redness means increased RBCs content there. और second, vessels की में जब changes आएंगी तो vessels की permeability बढ़ जाएगी, और vessels की जब permeability बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है अब vessels में content accumulate होना start हो जाएगा. जब vessels में content accumulate हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, edema, और इसको edema या swelling of the vessels will also happen. तो वेसल स्वेल हो जाती है. और एक्सुडेट एडिमा, इससे मुराद ये कि जो वेसल्स के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो स्टोर हो जाएगा और उसको हम एक्सुडेट एडिमिक फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है, ओके. दूसरा जो सेलुलर इवेंट्स में चेंजेस आएंगी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में वो कौन सी होंगी? द फर्स्ट वन, इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल इनफ्लक्स. न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स. और उसके बाद मार्जिनेशन, मार्जिनेशन से मुराद ये कि वो मार्जिन्स वहाँ पे जो जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी थी वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आके वहाँ पे अपनी पोजीशन सेट कर लेंगे. ठीक है, और पोजीशन सेट होने के बाद वहाँ पे वो रोल आउट रोलिंग होगी उनकी और एडेशन. वहाँ पे न्यूट्रोफिल जैसे वेसल्स के थ्रू आए साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, वहाँ पे आके वो चिपक गए एक जगह पे. चिपकने के बाद वहाँ पे उनकी रोलिंग होती गई, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आएंगे. दे वर ओवल इन शेप एंड दे वर फर्दर ट्राइंग टू रोल देयर, रोलिंग और फिर एडिशन के बाद वहाँ पे वो एक कैलस बना लेंगे. वहाँ पे जम जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, वहाँ पे उस जगह को जहाँ पे इंजरी हुई थी वहाँ पे उसको फिल अप कर लेंगे. और फिर ट्रांसमाइग्रेशन और फिर डायपिडेसिस या ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस ये कि जो ओल्ड या डेड न्यूट्रोफिल्स हैं वो वहाँ से क्लियर होते जाएंगे और न्यू जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आके वहाँ पे एक्युमुलेट होते जाएंगे. और इस तरह इस प्रोसेस को डायपिडेसिस भी कहते हैं. डायपिडेसिस से मुराद है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम द स्मॉल वेसल्स इज कॉल्ड एज डायबिटिस. ठीक है, तो वो न्यूट्रोफिल्स वहाँ से मूव करेंगे. और फिर कीमोटैक्सिस का प्रोसेस होगा और ऑप्सिनोफेगोसाइटिक डिस्ट्रक्शन. और जितने भी नॉन यूजफुल न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको फेगोसाइट्स इनगल्फ कर लेंगे ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस से. और इस तरह से यहाँ पे हीलिंग हो जाएगी. जहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन था जिस साइट पे वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा.
तो इट मींस अगर आपको कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कहीं पे भी आपको हीट के साथ इंटरेक्शन, हीट हॉट स्टिमुलस के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उस केस में ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे और तब आपकी बॉडी की वो जो स्किन सरफेस है या जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के थ्रू, इस तरह से वो रिकवर हो जाएगी या हील अप हो जाएगी. सो दीज वर ऑल ऑफ द स्टेजेस एसोसिएटेड विद द एक्यूट इन्फ्लेमेशन. सर यहाँ तक कॉपी है जी, काफ़ी सही स्पेलिंग लिखो यार, कॉपी है. इफ्जाल अहमद, यू आर इन अर्जेंट. अच्छा जी, यहाँ तक हमने बात की जाके एक्यूट इन्फ्लेमेशन की और उसके स्टेजेस की. सो ठीक है जी, हम इफ्जाल अहमद की बात सुन लेते हैं और यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है. नेक्स्ट है वेस्कुलर इवेंट्स और फिर सेलुलर इवेंट्स हैं, वो डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आई थिंक एज पर अफजाल अहमद रिकमेंडेशन इट्स इनफ फॉर नाउ. So we will further study in next class. So if you have any questions, so please let me know. There is still a 1 minute so I can take on your questions. Ehsanullah जी, एहसान प्लीज बताएं आप. सर स्लाइड्स हमारे साथ शेयर करें. ठीक है, मैं आपके सीआर को स्लाइड्स अभी भिजवा दूंगा. ठीक है, मेरी अभी एक क्लास है एक और 3:30 पे BS6 के साथ, तो फिर उस क्लास के बाद मैं आप लोगों को सीआर को भिजवा दूंगा. सीआर मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा एक दफ़ा, तो मैं फिर शेयर कर दूंगा. ठीक है एहसानुल्लाह. सर थैंक यू सर, थैंक यू. ओके जी. और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बता दें जी.